नमस्कार। मैं डॉक्टर गायत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान में ऑनर्स के भारत में लोक प्रशासन 7th पेपर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बजट का निर्माण, उसकी संसद में स्वीकृति और अब हम उसके क्रियान्वयन की चर्चा कर रहे थे। तो बजट के क्रियान्वयन की हमने जो कुछ पॉइंट्स देख लिए थे, जिसमें हमने देखा था कि बजट का क्रियान्वयन 5 चरणों में होता है, जिसमें सबसे पहला है वित्तीय साधनों का एकत्रीकरण, फिर है एकत्रित साधनों का संरक्षण व वितरण, फिर उसके पश्चात वित्तीय साधनों का वितरण, सरकारी आय और व्यय का लेखा, अंकेक्षण और प्रतिवेदन। वित्तीय साधनों के एकत्रीकरण में हमने देखा कि वित्त विधेयक से जो प्रस्ताव होते हैं, उसमें संभावित आय कितनी होगी, उसको किसके बाद वसूली की जाएगी, इसके प्राप्ति के अनुमान लगाए जाते हैं और ये देखा जाता है कि जो टैक्स लिया जाता है वो निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसकी प्राप्ति हो सके। राज्यों से कैसे राजस्व को इकट्ठा किया जाएगा, केंद्र कैसे इकट्ठा करेगा, उस सब की चर्चा की जाती है। एकत्रित साधनों का संरक्षण और वितरण में हमने देखा कि एकत्रित राजस्व जो है उसका संरक्षण कैसे किया जाएगा। पहला, वित्तीय साधनों के गबन और दुरुपयोग से सुरक्षा प्राप्त करना, वित्तीय लेन देनों का सुविधाजनक और त्वरित संचालन। इसी में हमने राजकोष की भूमिका पर भी बात की। राजकोष की भूमिका में हमने वित्त मंत्रालय, विभागाध्यक्ष, संरक्षित अधिकारी, महालेखापाल और राजकोष, ये तीनों आपस में को रिलेटेड हैं और महालेखापाल वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट वित्त मंत्रालय द्वारा महालेखापाल को दी जाती है। राजकोष से जो भी लेन देन होता है उसकी सब जानकारी महालेखापाल को दी जाती है। फिर हमने सरकारी आय का लेखे जोखे की बात की थी कि जो भी धन स्वीकृत किया जाता है विधानमंडलों में, उसके अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व उन्हें खर्च करना होता है। तो सरकार की जो विभाग हैं वो ही निश्चित कर लेते हैं कि उन्हें उस पैसे को कौन सी मद में खर्च करना है। फिर हमने इसके बाद बात की थी वित्तीय कोषों का लेखांकन। तो बजट के क्रियान्वयन में वित्तीय कोषों के लेखांकन का अत्यधिक महत्व है। भारत में वित्तीय कोषों के लेखांकन का कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। फिर हमने इसके बाद जो बात की थी, आज जो हमारा टॉपिक है वो 5वां जो हमारा रह गया था वह है लेखा परीक्षा। हर महीने की पहली तारीख तक गत माह के हिसाब किताब लेखाकार कार्यालय में पहुंच जाते हैं, जहां प्राप्तियों और खर्चों का लेखा शीर्ष के अनुसार वर्गीकृत होता है। महालेखापाल के कार्यालय स्तर पर भारत सरकार की ओर से 4 शीर्षों में लेखा सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। राजस्व खाते में करों व अन्य संबंधित मदों से प्राप्त राजस्व तथा उससे जुड़े खर्च के हिसाब को रखा जाता है। पूंजीगत खाते के अंतर्गत उधार लिए गए और एकत्रित हुए के कोषों व इससे संबंधित व्यय के लेखे रखे जाते हैं। फिर है ऋण खाते, जिसमें ऐसी प्राप्तियों के भुगतानों का लेखा जोखा रखा जाता है जिनके कारण या तो सरकार देनदार बनती है या फिर लेनदार। दूरस्थ प्राप्तियों में उन लेन देनों का हिसाब रखा जाता है जो मुख्यतः पोस्टल सेवाओं, सार्वजनिक निर्माण सेवाओं, सुरक्षा सेवाओं तथा जंगलात से संबंधित लेन देन है। महालेखाकार के कार्यालय में छोटे शीर्षों व उप शीर्षों से प्राप्त होने वाले लेखों को बड़ों शीर्षों में वर्गीकृत किया जाता है और बड़े शीर्षों से वर्गीकरण के पश्चात इन लेखों का अंकेक्षण होकर इन्हें अधिकारियों के पास भेजा जाता है, जो प्रत्येक माह इनको एकत्रित करते हैं, हर अगले महीने सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं। भारत में महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों का वार्षिक आकार पर एकत्रीकरण किया जाता है तथा उनके द्वारा वित्तीय लेखे, विनियोजन लेखे तथा अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल तथा राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है, जो प्रतिवर्ष संसद के बजट सत्र के समय संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।
फिर हम वित्त मंत्रालय की भूमिका की चर्चा करेंगे कि वित्त मंत्रालय किस प्रकार की भूमिका निभाता है बजट के निर्माण में। तो वित्त मंत्रालय द्वारा एक ऐसा संगठन है जो सभी नागरिकों, संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा सरकार के सभी प्रकार के विभागों तथा संगठनों से सार्थक रूप में संबंधित है। इसका आर्थिक मामलों का विभाग बजट बनाने, मुद्रा, बैंकिंग, बीमा और निवेश आदि के कार्यों को देखता है। व्यय विभाग सरकार के अन्य विभागों द्वारा किए जाने वाले व्यय पर नियंत्रण करता है। राजस्व प्रभाग का कार्य कर एकत्रित करने और अन्य स्रोतों से उतना धन एकत्रित करना है जितना बजट द्वारा स्वीकृत है। वित्त मंत्रालय की भूमिका को निम्नलिखित पहलुओं में समझा जा सकता है: वित्त प्रभाग, आर्थिक प्रभाग, व्यय प्रभाग और राजस्व प्रभाग। फिर हम इसके बाद बात करेंगे बजट के निर्माण में वित्त मंत्रालय की क्या भूमिका है। तो बजट को दो भागों में हम बांट सकते हैं, आय और व्यय। आय और व्यय दोनों का अनुमान वित्त मंत्रालय ही तैयार करता है। व्यय अनुमान प्रत्येक विभाग अपने द्वारा तैयार करता है। प्रत्येक विभाग में एक वित्त अधिकारी होता है जो वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि होता है। सभी विभागों में व्यय के अनुमान वित्त मंत्रालय के पास आते हैं और यह मंत्रालय प्रत्येक के बजट अनुमानों का सूक्ष्म परीक्षण करता है। वित्त मंत्रालय देखता है कि विभागीय बजट में अनुमान या कार्य बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं दिया गया है। इस दृष्टि से प्रत्येक मंत्रालय को अपना व्यय तथा नई परियोजनाओं में कमी करने के लिए आवेदन करता है। फिर भी बजट संतुलित न हो तो वित्त मंत्री उसे विचारार्थ मंत्रिमंडल की बैठक में रखता है। अतः बजट बनाने में वित्त मंत्रालय केंद्रीय भूमिका निभाता है। फिर बजट के व्यवस्थापन की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका तब तक न तो कहीं से धन ले सकती है और न ही व्यय कर सकती है जब तक संसद बजट स्वीकार नहीं करती है। संसद में बजट वित्त मंत्रालय रखवाता है और पारित करवाने तक यही सक्रिय रहता है। बजट वित्त मंत्री रखता है और विस्तार से विभागीय व्यय प्रस्ताव संबंधित मंत्री द्वारा रखे जाते हैं। आय पक्ष तथा वित्तीय नीति संबंधित प्रश्नों का उत्तर वित्त मंत्रालय ही देता है। विभागीय व्यय के संबंध में संसद में उत्तर यद्यपि संबंधित मंत्री ही देता है किंतु उसकी मदद वित्त मंत्रालय ही करता है। अतः संसद के प्रति सबसे अधिक उत्तरदायी यही मंत्रालय होता है। बजट के क्रियान्वयन की बात करें तो बजट के क्रियान्वयन में बजट निर्माण की तरह ही इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी वित्त मंत्रालय की ही है। बजट के आय पक्ष के क्रियान्वयन की तो संपूर्ण जिम्मेदारी इसी की है। इसके अंतर्गत करों का निर्धारण तथा उन्हें एकत्रित करना, अन्य प्रकार की लेनदारियों की वसूली तथा विदेशों से संभावित सहायता तथा ऋण प्राप्ति की व्यवस्था यही मंत्रालय करता है। प्रत्येक विभाग की परियोजनाओं का सूक्ष्म परीक्षण और उन्हें स्वीकृति प्रदान करना वित्त मंत्रालय का ही कार्य है। लेखा परीक्षण की अगर हम बात करें तो प्रत्येक विभाग अपने व्यय का लेखा रखता है और यह कार्य महालेखाकार के निर्देशन में होता है। लेखा परीक्षण का कार्य महालेखा परीक्षक का कार्यालय करता है। इस कार्य में वित्त मंत्रालय सहयोग करता है। फिर आता है वित्त मंत्रालय के उपक्रम। वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक से मिलकर मुद्रा और सिक्कों की व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त स्टाम्प पेपर, टिकट, नोट आदि के कागज़ को भी इसी विभाग के संगठन द्वारा तैयार करता है। स्वर्ण की खाने, चांदी की खाने, स्वर्ण और चांदी का शोधन कारखाने, सिक्योरिटी, पेपर मिल, ऐसे छापेखाने, सिक्के डालने की टकसाल आदि के प्रबंध की जिम्मेदारी इसी मंत्रालय की है। वित्त मंत्रालय और विदेशी धन की अगर हम बात करें तो विदेशों से धन दो स्रोतों से आ सकता है: विदेशी निजी निवेशकों द्वारा और दूसरा सार्वजनिक संस्थानों द्वारा ऋण के माध्यम से। सार्वजनिक संस्थानों के ऋण और सहायता के माध्यम से। इस प्रकार किसी भी कार्य में धन जितना महत्वपूर्ण है, भारत सरकार में वित्त मंत्रालय का भी उतना ही महत्व है। सबसे उचित कर लिया जाए और उसका अधिकतम सदुपयोग हो, यह देखना वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी है। वित्त मंत्रालय बहुत छोटी बातों पर भी नियंत्रण करता है। जैसा कि श्री अशोक चंद्रा ने
अपनी पुस्तक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कहा है कि एक राजदूत को अपनी भोजन की मेज का पाया ठीक करवाने के लिए भी वित्त मंत्रालय की स्वीकृति लेनी पड़ती है। प्रशासकीय विभागों को भी बजट बनाने की दृष्टि से कुशल व्यक्ति दिए जाने चाहिए। इसी से उस विभाग को वित्तीय प्रशासन का अनुभव होगा। व्यय पर नियंत्रण वित्त मंत्रालय की तुलना में विभागाध्यक्ष कहीं अधिक कर सकता है, बशर्त है कि उसे इस दृष्टि से विशेषज्ञ व्यक्ति दिए जाएं। इस प्रकार वित्त के लिए बने स्वायत्त संस्थाओं जैसे महालेखा परीक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक, जन लेखा समिति आदि के विचारों पर भी वित्त मंत्रालय उचित ध्यान नहीं देता। यह वित्तीय कुशलता के हित में नहीं है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वित्त मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपने बजट के क्रियान्वयन में। पूरी तरह से देखा जाए तो एक तरीके से बजट बनाना, बजट संसद से स्वीकृत कराना और फिर उसको क्रियान्वित करना, तीनों ही स्टेज पे वित्त मंत्रालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद।